संजीदा काम है तो ब्रेड एंड बटर यही है। जो बताया मैंने अभी आप भी सुखन फरोश है? हाँ, सुखल फरोशी करते हैं। उस तरह वाली नहीं जी, पहले किया था। क्योंकि अक्सर यहाँ पे उर्दू वो चूज़ करता है जिसको बेचारे को कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा होता। तो ये बताएं क्वालिटी ऑफ कंटेंट के हवाले से जो सिलेबस में है एकेडमिकली हम्म। सहमत? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, उस्ताद अच्छे नहीं है हमारे पास। मसला यही है कि वहाँ पर मजबूरी वाले उर्दू लेते हैं, फिर वो मजबूरी में ही उर्दू के उस्ताद बनते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर आपकी खिदमत में द क्रीसेंट पर्सपेक्टिव के साथ सिकंदर आरिफ बलोच मैं मौजूद हूँ। और आज का जो मौजू है मेरा तो बड़ा पसंदीदा है, क्योंकि मैं उर्दू शायरी को सुनता हूँ, सुनने के कान मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उर्दू शायरी करना और ये हुनर अलग है। तो इसी के लिए मेरे पास आज जो मौजूद हैं कराची में, तो बहुत ही बड़ा नाम है, सैयद हिजाज नकवी, और पूरे पाकिस्तान में उस्ताद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और बाकी जो हैं इंशाल्लाह ये हम गुफ्तगू के दौरान ही जानेंगे। जी हिजाज नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियात आजकल? मसरूफियात इस तरह की हैं कि पढ़ाते हैं और लिखते हैं। इन दो कामों के अलावा कोई मसरूफियत नहीं। पढ़ाते क्या हैं? पढ़ाते ये हैं कि मुख्तलिफ कोर्सेज करता हूँ मैं, और मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता हूँ। और जिनमें हस्सुनीस भी है, NCA भी है, जो आजकल चल रहा है अमेरिका में। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है। तो इनके स्कॉलर्स को की तरबियत करना अदब में, और साउथ एशियन लिटरेचर में है या पर्शियन लिटरेचर में, और कुछ मकालों की निगरानी करना। तो ये पढ़ाने वाली साइड है। उसके अलावा यहाँ पर भी कराची में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये तरबियत फराहम करता हूँ। ये वो रिवायती उस्तादी शागिर्दी वाला मामला नहीं है। वैसे भी कुछ शागिर्द हैं मेरे जिनको बाकायदा यानी अ, शायरी की तरबियत मैं कर रहा हूँ कि वो आगे चल के शायर बनेंगे। लेकिन ये जो पढ़ाना है, ये जदीद ज़माने का पढ़ाना हो गया, जैसे कि सुपरविजन और कोर्सेज। ठीक। और जो लिखने का काम है वो ये है कि कुछ किताबें मेरी शाये हो चुकी हैं, जैसे ये 2 किताबें शाये हो गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और 3-4 अभी तैयार हैं जिनके लिए हम पब्लिशर भी ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है आपके पॉडकास्ट से कहीं आवाज़ चली जाए और कहीं से पब्लिशर नहीं इंशाल्लाह। निकल के आ जाए। दो किताबें आपकी अब तक शाया हो चुकी हैं, एक उर्दू शायरी की किताब और एक जर्द रंग जर 2000। रंगत। जर्द रंगत, ठीक है, जर्द रंगत 2022 में गालिबन आपकी जी। रिलीज हुई है। तो ये जो आजकल आपकी मसरूफियात हैं, ये वो वाली शायरी है जो सोशल मीडिया से आप लोगों की वो कर रहे हैं, या नहीं वाकई में एक प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं कि जो एक अदब अदब का एक पूरी रिवायत है, ये उस ज़ुमरे में है? जिनकी आप कह रहे हैं, मैं अपनी शायरी की खुद तारीफ करके आप नहीं, नहीं, मैं सिर्फ़ चाह रहा हूँ कि तारुफ़ मुकम्मल हो जाए। तारुफ हो जाए। देखें, किसी भी आर्ट में जब आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ करता है, उसको पार्ट टाइम नहीं रखता, तो वो एक मकाम पर 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल के बाद उसमें एक ऐसी संजीदगी पैदा हो जाती है कि फिर वो उसका ओढ़ना बिछोना होता है। फिर वो उसके लिए ये नहीं होता कि ये सोशल मीडिया का अलग है, उसको सुनाने का अलग है। तो अब हमारे साथ ये है कि कमोबेश 15 साल से ऊपर हो चुके हैं अब शेर कहते हुए, और इस मैदान में ये कह सकते हैं कि उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। तो अब वो इस तरह की संजीदगी है कि इससे हम खुद भी पीछे नहीं हट सकते। अब हम हटना भी चाहें तो लोग नहीं हटने देंगे। ये तो है, ये तो है। तो इसको मैं अपना एक संजीदा काम कहूँगा। ये संजीदा काम है तो ब्रेड एंड बटर यही है। मैं जो बताया मैंने अभी आप आप भी सुखन फरोश हैं? हाँ, सुखन फरोशी करते हैं। उस तरह वाली नहीं जी, पहले किया कर। ठीक है, ये वाली रहता है। तो आपका नाम सैयद हिजाज़ नकवी, और चूँकि आप भी शायर हैं और वो भी आजकल बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल होना ज़रूरी है। मोहसिन नकवी से कोई रिश्तेदारी है आपकी? मोहसिन नकवी से नहीं भाई। पीसीबी चेयरमैन कहीं ना मोहसिन कहीं नकवी तो से कोई रिश्तेदारी आपकी नहीं है? कहीं ना कहीं तो मोहसिन नकवी जो शायर थे उनसे होगी। अच्छा, चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी हो सकती है, अच्छा। क्योंकि नकवी सादात हैं तो ऊपर जाके तकरीबन तमाम के तमाम बुखारा से आए हैं, जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। तो हम भी वहीं से हैं। तो कहीं ना कहीं दूर पर एक कजन्स होंगे। तो ये मैंने एक बेसिकली एक सियासी जोक था, मैंने बोला इस पे थोड़ा-सा कह के हो जाने चाहिए। बहरहाल, तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त हो अगर? जी जी, बिल्कुल। तो नक्की साहब मुझे ये बताइए,
हम मुताला करते हैं, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस थीम ऑफ जो शायरी है, इस शायरी में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? क्या ये उर्दू जिस रिवायत से शुरू हुई थी वही रोमांस, वही इसमें इस फ़न का वही शिद्दत सब बरकरार रही, या आप समझते हैं कि नहीं थीम्स डिफरेंट हो गए जब आज़ादी हुई है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा-सा तफ़सीली आपको जवाब दूँगा, इंशाअल्लाह 5-6 सवालों के जवाब आपके इसमें कवर होंगे। इसमें ये समझ लीजिए कि शायरी की रिवायत है क्या? ट्रेडिशन क्या है शायरी का? शायरी आवाज़ है आशिक़ की, अच्छा, ठीक है? इसको अपने ज़हन में मतलब हम मूड में आ गए। हाँ, सारे सवालों के जवाब यहीं से ही निकलेंगे ठीक है। कि हमेशा से ये मैं आपको प्री पार्टीशन ही नहीं बता रहा हूँ, प्री सोक्रेटिक बता रहा हूँ। अच्छा, सुकरातिस से भी पहले। हाँ, कि शायरी एक आशिक़ की आवाज़ है और आशिक़ वो है जो माशूक़ नहीं है। यानी आशिक़ उसको कहते हैं जिसमें ये ख़्वाहिश ना हो कि मुझे चाहा जाए, बल्कि जो ये करता हो कि वो चाहता हो। ये 50% वाली है, आशिकी। हमारी तरफ से हाँ है, उनकी बाकी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से ही 100% अरे वाह! क्या बात है! क्या बात है! क्या तो बात है! इसमें कोई लेना-देना नहीं है। तो ये मकाम आशिक़ का है। आशिक़ उसको कहते हैं जो चाहने की ख़्वाहिश रखता है, चाहे जाने की ख़्वाहिश नहीं है। वाह, 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 वाह! अब इस पे फ़राज़ साहब का एक बहुत कमाल का भी शेर देख लीजिए। कहते हैं कि सुना है आईना तिमसाल है जबीं उसकी, हाँ, सुना है आईना तिमसाल है जबीं जबीन उसकी, जो सादा दिल हैं उसे बन-सवर के देखते हैं। वाह! तो कह रहे हैं कि जो महबूब है लगता है उसका जो माथा है, पेशानी है, जबीं है, वो आईने की तरह है आईने की तरह है। और जो सादा दिल बेवकूफ़ लोग हैं, वो उसको बन-सवर के देखते हैं। क्योंकि वो आपको देखने नहीं आया हुआ, आप उसको देखने गए हुए हैं। तो आपके अपने बनने-संवरने का क्या तुक है? वाह! तो आशिक का बनने-संवरने का काम नहीं है, ये काम महबूब का काम है और इसमें कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, ठीक है? तो बनना-संवरना किसका काम है? महबूब का है, उसके बारे में शायरी का कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है। उस शायरी का एजेंडा है कि मैं ज़बान हूँ आशिक की। अब आशिक अपने मुँह से जो महबूब के लिए कहे उसको भी शायरी बयान करेगी, लेकिन मौज़ू उसका महबूब नहीं है। नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को कि ये हम बिगर पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं, हाँ, आप खाली आशिक-माशूक तक महदूद ना रहें। मैं आपको यही पर्सपेक्टिव पूरा समेट कर अभी अर्ज़ करता हूँ। इतना अगर आप समझ लें कि जो शायरी है ये एक आशिक की ज़बान है। ये आशिक की ज़बान से क्या निकलेगा? अब देखें आशिक से मुराद हमें ये नहीं होता कि एक मर्द है वो औरत को चाहता है या एक औरत है वो मर्द को चाहती। आशिक उस आदमी को कहते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने महबूब के सामने आ जाए। इससे मुराद ये है कि वो कोई पैशन हो सकता है, कोई फ़ील्ड ऑफ स्टडी हो सकती है, कोई फ़ील्ड ऑफ साइंस हो सकती है, कोई मतलब कोई भी काम इस दुनिया का एक अच्छी मिसाल आपको मैं देता हूँ रिलेटेबल कराची ये से। पैशन वैसे बहुत अच्छा अल्फ़ाज़ मेरे ख़्याल से समेटने के लिए है। लव कि आप आशिक हैं और पैशन के आशिक हैं। लाज़िम नहीं कि आगे इंसान ही हो। हाँ, इंसान क्योंकि थीम तो की हम बात बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ इंसान एक छोटा-सा कैरेक्टर है। कैरेक्टर नहीं है, मेटाफ़र है अच्छा, महबूब को वाह! डिफ़ाइन करने के लिए। मेटाफ़र है, सही है, इस्तिआरा है वो। इस्तिआरा है। तो वो उस इस्तिआरे को अगर आप समझेंगे तो आपको माशूक़ समझ में आएगा कि ये आशिक किसकी तलाश में निकला। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एडी साहब है। एक दुनिया में बहुत फ़ज़ूल काम हो सकता था कि आप भाई-दूफ़ें खरीदें और उनके एम्बुलेंसें बनाएँ और ये काम करना शुरू कर दें। मतलब कोई भी बच्चा ये ख्वाब देख के बड़ा नहीं होता कि मैं एक दिन आऊँगा और बहुत सारी एम्बुलेंसों पे पेंट करा बिल्कुल दूँ। ऐसे ही। तो ये एक तरह का पैशन होता है जो आप परस्यू करते हैं और इससे आप कुछ नहीं चाहते, जैसे महबूब से आप कुछ नहीं चाहते। इन रिटर्न या बराबरी की चीज़ और चूँकि मशहूर वो कहानियाँ हो जाती हैं जिनमें शोहरत पाने की सलाहियत होती है, इसलिए हमें लगता है कि इसके अंत पर कामयाबी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी आशिक हैं जो किसी चीज़ से, किसी शख़्स से इश्क करते हैं और नाकाम के नाकाम रहते हैं और इससे उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना उनके रुतबे में कोई कमी आती है। अच्छा। यानी कुछ ये लोग ज़र्फ़ वाले लोग हैं। ये ज़र्फ़ वाले नहीं, आशिक है, आशिक यही होता है और वाक़ई में महबूब ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ कुछ नहीं होता है, आप समझते हैं? हाँ, जो बेमाना हकीकी आशिक होता है उसका एक पैमाना है चेक करने का, वो ये है कि आप किसी चीज़ के लिए भी खुद गुज़श्तगी की तरफ चले, यानी कि सेल्फ़लेस हो जाएँ अच्छा, और अपने आप को माइनस करके उस चीज़ के बारे में सोच सकें या उस शख़्स के बारे में सोच सकें। तो वो
ये आशिक होता है। इसकी और भी बहुत सी खूबसूरत, ये एक समझ लें पकड़ने की। सेल्फलेस डिवोशन। हाँ, सेल्फलेस डिवोशन या सेल्फलेस अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग। तो डिवोशन भी एक तरह की अप्रोच ही है, लेकिन और तरह की अप्रोचेस में। तो अब ये शेरी रिवायत है, ये हमेशा से ये चलती आ रही है, और कभी भी ये नहीं हुआ कि मर्द और औरत के लिए शायरी हो रही है या इंसानों के आपस में मोहब्बत के बारे में बात कर रही है। वो एक उसका मौजू ये बन जाता है, क्योंकि ये हम आसानी से महसूस कर लेते हैं इस तरह की बिल्कुल। जज्बे को, तो इसलिए ये मेटाफोरिकली एक्सेप्टेबल होता है। हाँ शायरी में बहुत, हालांकि कहीं भी वजाहत के साथ ये नहीं कहा जाता। मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि महबूब का विसाल, तो महबूब का विसाल क्या है कि आप एक चीज़ को पाना चाह रहे हैं, आपका एक पैशन है, एक परसूट है, आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो वही महबूब का विसाल है। मतलब वो प्रोसेस हाँ, जो है विशाल है, लेकिन वो रिजल्ट अगर ना भी हो। रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं ना, अच्छा, रिजल्ट चाहिए नहीं बिल्कुल आप उसको आंसर करते हुए आए। हम्म, सही थीम के हवाले से, तो थीम जो प्री इंडिपेंडेंस थी और हाँ, तो मेरा अब सवाल यही पे हो गया कि ये तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हाँ जो आपकी, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ प्री इंडिपेंडेंस क्या थीम थी। अच्छा, मैंने मेजर थीम आपको बता दी, तो जी, यही है कि आशिक का बयानिया है कि वो महबूब की तारीफ करता है, ये जाहिर। शायरी की डेफिनेशन हुई है। हाँ, ये एक तरह से आप जनरल हर ज़बान में जाएँगे, यही एक काम है कि महबूब की तारीफ़ करता है वो, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो वो बताता है कि भाई उसमें ये ख़ासियत है, ये ख़ासियत है, ठीक है। और ये बताता है आशिक, यानी शायर आशिक की ज़बान से ये बताता है कि वो क्या कर सकता है महबूब के लिए, और वो कितना बेलौस है, और कितनी वो या खुदगुज़श्तगी के साथ सेल्फलेसनेस से उसको चाहता है, और उसको पाने के लिए क्या-क्या कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर जब आप इस मरहले तक इश्क़ पहुँचते हैं तो मोरालिटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें फिर कोई रिलीजियस मोरालिटी भी नहीं होती, उसमें फिर कोई इंसानी मोरालिटी भी नहीं अच्छा, होती। इसमें यही है, मैं माज़रत के साथ वो मैं देखिए, मैं जो हूँ ना यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि थोड़ी-सी वो हुर्मत का ख़्याल नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं मेरे लिए जो शायरी है वो बेसिकली वर्ड्स हैं हुँ, और पर्सन्स हैं। आपके लिए वो इश्क दूसरा होगा। हुँ, तो वो जो हमारे पास है, हसन मोहानी साहब का शेर है कि दोपहर की धूप में तेरे बुलाने के लिए, मेरे बुलाने के लिए वो छत पे तेरा कोठे पे तेरा नंगे पाँव आना यार। तो हसन मोहानी का फिर हम जब चेहरा देखते हैं, हुँ। फिर हम ये शेर देखते हैं, तो हमें काफ़ी तज़ाद उसमें नज़र आता है। माशाल्लाह सफ़ेद रीश थे और शायरी उनकी ये चल रही है। तो वही आपकी बात है। इसमें बुराई है, मतलब आप कह रहे हैं कि चलें फ़र्ज़ करें आपके लेवल पर आके मैं कहूँ कि इंसान की बात हो रही है शायरी में, तो आपको लगता है कि ये बात करना ज़्यादा अच्छी बात है या नफ़रत की बात करना ज़्यादा अच्छी बात है? यानी कि किसी को बेइंतहा चाहना, इंसान ही को सही, हालाँकि मैं तो आपको वज़ाहत कर चुका हूँ कि ये इंसान सिर्फ़ मेटाफ़ोरिकली वहाँ पर है। ये कोई भी परसूट हो सकती है, कोई भी पैशन हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, बेफ़र्ज़ मुहाल इंसान ही की बात हो रही है, तो इंसान के बारे में चाहने का जज़्बा ज़्यादा कीमती है या उससे नफ़रत का जज़्बा ज़्यादा कीमती है? देखिए, मैं तो यहाँ पे ग्राउंड में सवाल-जवाब नहीं कर पाऊँगा। मेरे ख़्याल से ये सब्जेक्टिव है, आप क्या कहते हैं? मेरे ख़्याल से तो चाहना हर हाल में, हर सब्जेक्टिविटी में मैंने ना कहीं पे चाहने से बेहतर मैंने है। कहीं पे पढ़ा था, सुना था बल्कि, वो ग़ालिबन यही था कि मोहब्बत जो है वो इंसान के अंदर बिल्ट इन फ़ीचर है। नफ़रत जो है वो बाकायदा इंस्टॉल की जाती है। इसी तरफ इशारा आपका? बहरहाल हम सिर्फ़ इतना ये देख रहे हैं कि नफ़रत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है? तो इंसान को नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, और मोहब्बत जितनी हो सके करना चाहिए, और उसका प्रचार भी करना चाहिए। हुँ। तो अगर यही फ़र्ज़ कर लें कि इंसानों की बात हो रही है, तो इंसानों के लिए ये अप्रोच अच्छी है, और ये अगेन उन मोरालिटी से आज़ाद है, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मज़हबी आदमी। नहीं, मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप वो जिसकी भी तस्वीर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्री पार्टीशन सब दाढ़ी वाले मिलेंगे। फिर गालिब बाद में गालिब गालिब फिर की भी दाढ़ी हाँ, थी, गालिब की भी दाढ़ी थी बिल्कुल ऐसे। मीर की भी थी, किसी कोई ऐसा कोई नहीं ऐसा नहीं था। था। हाँ, मतलब दाढ़ी एक मतलब कोई। मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है ढूँढ के आपको ही निकाल लें बाद में, ये ना कहें। लेकिन मोटा-मोटे जिनकी तस्वीरें अभी मेरे ज़हन में आ रही हैं, सोचा नहीं लेकिन अभी से पहले मैं, इकबाल की दाढ़ी नहीं थी, मुझे इकबाल की थी, वो तो प्री पार्टीशन ही ठीक है, हो गया ना। उसी यानी प्रोसेस तो में। मॉडर्निटी हाँ। का पार्ट हो गया। तो मॉडर्निटी में हम इम्पैक्ट हुए हैं अंग्रेज़ों से। हुँ। अंग्रेज़ खुद पता नहीं किससे इम्पैक्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे उन सब की दाढ़ियाँ थी।
अच्छा, ये अभी हम चूँकि थीम ऑफ प्री पार्टीशन डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। तो अंग्रेज़ इन्फ्लुएंस बहुत रहा हमारे पास इस टाइम में, हाँ, हम पूरा हमारा जो थॉट शायरी के प्रोसेस है, हाँ, हर चीज़ में देखें, हुँ, कल्चर होता है तो कल्चर बिल्कुल पूरा ही। ऐसे तो अब देखें अंग्रेज़ के आने से ये डबल साइडेड मोहब्बत का तसव्वुर भी आया। इक़बाल को भी लगा कि वो अपने महबूब को ये कह सकते हैं कि भाई तू हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अच्छा, ठीक है, ये नैरेटिव आशिक का नैरेटिव नहीं है, अच्छा ये ये आप सब सौदेबाज़ी है। अच्छा चूँकि आपने पूरा एक इस सोक्रातिस से लेके यहाँ तक आज तक पढ़ा है, तो आपको ये नज़र आता है उर्दू शायरी में पहले ये चीज़ थी या नहीं, ये अंग्रेज़ों के हर बाद हुई? शायरी में अंग्रेज़ों ने शायरी को नहीं देखा, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी ऐसी चीज़ को काम नहीं करेंगे जिसके अंदर ये नामाकूलियत हो। हम कहेंगे कि मोहब्बत करो, फ़र्ज़ करो कि उसमें जिस्मानी मज़े के लिए तो करो, किसी चीज़ के लिए तो करो। तो ये हमें समझ नहीं आता, ये अंग्रेज़ को नहीं, ये रैशनल माइंड को समझ में नहीं अच्छा, आता। हमें तो समझ आ रहा था, पहले अंग्रेज़ के कोलोनियलिज़्म से वो पहले। वो अंग्रेज़ों को खुद भी समझ में आ रहा था अच्छा, ये रैशनल हलक से नहीं उतर रही थी? हाँ, ये रैशनल माइंड जब मॉडर्निटी देखें उसका शिकार अंग्रेज़ बने, अंग्रेज़ उसको लेके फिर ठीक है, पहुँचे। पूरी दुनिया में पहुँचे। तो रैशनल माइंड ने जिसके ऊपर कांट की किताब भी है ना कि क्रिटिक ऑफ हुँ, प्योर रीज़न, जी, तो ये जो प्योर रीज़न है, इसका मसला है। अब वो रैशनल माइंड आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई मैं किसी चीज़ को इतना नहीं चाहूँगा जब तक वो उसका कोई लेना मकसद होना चाहिए। ठीक है। और हम छोटे से छोटा मकसद भी कबूल कर लेंगे, मतलब इतना ही कह दो कि यार चलो मैं जिस्मानी मज़ा चाहता हूँ, मतलब ये भी काबिल कबूल है। लेकिन अगर ये कहोगे कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए तो फिर ये हमें समझ ही नहीं आता। अच्छा, तो क्योंकि वो बिज़नेस माइंडसेट है, आप कहें कि भाई मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इमोशंस इन्वेस्टेड हैं मेरे, ये वक़्त मेरा इन्वेस्टेड है, ये पैसे मेरे इन्वेस्टेड हैं, इनके अगेंस्ट मुझे वो उसको ज़िया समझते हैं। वो ज़िया नहीं समझते, वो कहते हैं ये कुछ है ही नहीं, या तो तुम बता नहीं रहे हो हुँ, कि तुम चाहते क्या हो, यानी सच नहीं बोल रहे, वरना कोई ऐसा फिनोमेना हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है एजाज़ भाई कि हम हमारी गुफ्तगू जो है वो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर जा चुकी है। अच्छा, तो वापसी हम उसको ज़मीन पे ले गए। बहरहाल अगर मोटी-मोटी हम थीम पे बात करें। मोटी-मोटी थीम यही है मॉडर्निटी के आने के साथ हाँ, कि जो इश्क था उसमें एक तिजारत की सी सूरत हाँ, पैदा हो गई, जिसका मैंने आपको मोटी मिसाल जी, इकबाल का मिसरा दे दिया, जी, जी, सबको याद ही है। जी, शिकवे का मिसरा है अच्छा। कि तू वफ़ादार नहीं, हम हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ठीक है। जिसमें वो महबूब के स्टेटस को चैलेंज कर रहा है कि भाई तू दिलदार नहीं है, तू कौन-सा हम अगर अच्छा आशिक नहीं है तो तू कौन-सा अच्छा माशूक है। हुँ, तो माशूक के लिए अच्छा-बुरा होता नहीं है। माशूक के लिए गालिब ये कह रहा है कि भाई अगर मतलब दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। आहाहाहा! वो पत्थर उस इंसान से ज़्यादा फ़ज़ीलत का हामिल है जो महबूब के दरवाज़े पे पड़ा हुआ है और हिल नहीं रहा वहाँ। और वो इंसान जो कभी आ रहा है सजदा करके भाग जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो गालिब कह रहा है कि ऐसी ज़िंदगी पे खाक है हुँ, कि मैं पत्थर नहीं हूँ, वो पत्थर मुझसे अच्छा है जो तुम्हारे ये दरवाज़े पे ये वही बात है ना ऐसी ज़िंदगी कंसिस्टेंटली पड़ा हुआ है। ऐसे जीने से मर जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे जीने से मर जाना चाहिए जिसमें इश्क ना हो। इश्क इश्क ना हो, बेरूह नमाज़ों से बेहतर है। वाह! तो अब ये आगे चल के जब मॉडर्निटी आई तो उसका फिर पार्टीशन के बाद की थीम में एक चीज़ ऐड हो गई, वो जिसको हम कहते हैं कि सुर्ख-अदब। हुँ, क्योंकि सुर्ख अदब को तो फिर भी 20 साल अभी लगे ना। मैं उस 20 साल के दौरानिया में क्या हुआ? जो शुरू के हमारे 67 उसमें शायर मारे गए। 67 में कहाँ से शायर मारा गया? नहीं, हिजरतें तो बहुत देर तक चल रही थी ना, जब तक बॉर्डर खुला था तब तक तो हाँ, याद वो एक बात है कि वो अच्छा मैंने वो एस्पेक्ट तो बिल्कुल ही भूल गया। अच्छा, पार्टीशन की शायरी एक बाकायदा शायरी है, या उसमें जो अच्छा, अदब लिखा गया है, ये एक सब्जेक्ट है। हाँ, वो एक सब्जेक्ट है कि उसमें क्या हुआ, जो उसको हवाला बनता है, ऑल्दो अब वो निकल गया है, हाँ, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? तो तो ये आगे भी एक जो सवाल सुर्ख-अदब है वो एक भी ये भी आहिस्ता-आहिस्ता सवाल में चलते-चलते ये नज़रअंदाज हो गया या ज़बरदस्ती इसको भुलवाया गया? पता नहीं भई इसका जवाब दे देना कि इस इतना अहम नहीं था कि तारीख़ इसको याद रखती। क्यों? मतलब इतनी बड़ी हिजरत और इतना बड़ा नुकसान इंसानी भाई ज़िंदगी जो हिजरत करके आए थे उन्होंने जब तक हो सका 2 नस्ल 3 नस्ल याद रखा, अब हर नस्ल थोड़ी पुराने रोने दे के बैठी। नहीं मेरी आप देखें आप आर्टिस्ट तक रुक गए, मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूँ। हुँ।
मतलब किसी की तो ज़िम्मेदारी थी ना कि इस चीज़ को प्रिज़र्व करता। किसकी थी मिसाल के तौर पे? स्टेट की ज़िम्मेदारी थी, आप हाँ, ये क्या कहें। नहीं, ये पहुँच गया आप। तो स्टेट की अपनी दूसरी ज़िम्मेदारी है, मतलब वो क्यों करें? आप चाहते हैं कि आपके पास एक बनावटी तारीख हो, उसी पे तो रो रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। बनावटी तो हो गई ना, मतलब उसको प्रिज़र्व करने के लिए कोई इदारा रहा हो, कोई एटलीस्ट किसी की तरह कोई सिलेबस में डाल दे जाए, भाई उससे फिर क्या होगा? तहकीक मतलब होती। महाजन नैरेटिव को आप फ़ीड करेंगे, नहीं, मैं इतना नीचे तो नहीं आ रहा, मैं तो वो इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मार्जिन नैरेटिव बिल्कुल सही बात है कि वो वो फ़ीड फ़ीड होगा हो। ना। वाह! पंजाबी तो कहीं कुछ नहीं कर रहे थे, सिंधी यहीं पर थे। वाह, 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 वाह! ले दे के एक यानी ये कितने नफ़रत। नॉर्थ इंडियंस हैं, जी, जी। जो आए हैं। अगर आप हिजरत के टॉपिक को हवा देंगे, तो वाह, वाह, इससे वाह, वाह, कौन-सी वाह! चिंगारी उठी? वाह इजाज़ भाई वाह! क्या ज़बरदस्त बात की कि इसको अवॉइड करना आप समझते हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन था। जब महाजिर ही नहीं चाह रहे हैं कि आप उनकी हिजरत का तज़किरा करें, तो आप क्यों ज़बरदस्ती करें? हुँ। तो ये नफ़रत के बीज जो है उसको नफ़रत की आग को हवा अगर देगी। ये नफ़रत ना भी हो, तब भी मतलब वो इतनी अहम बात नहीं। नहीं, वो एक शेर तो आज भी चलता है ना कि जितना तुम्हारे पास है उतना हम छोड़ा है। छोड़ा नहीं छोड़ के आते। फिर वहाँ से मोइन अख्तर साहब कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास, लखनऊ से अजब नवाब आए। हुँ। तो ये फिर जिस तरह से दोनों तरफ गोलाबारी चलती रहेगी। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, ये ऑन रिकॉर्ड है। आजकल सोशल मीडिया पे ये वाली क्लिप बहुत चल रही है, आप देखिएगा। मज़ाहिया मुशायरा के हुँ। नाम से अनवर मकसूद साहब हैं और 7-8 और कैरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, मैंने अपने से नहीं कहा। फिर लोग बोलेंगे यार तुम्हारा बलोच हो तुम और तुम बात कर रहे हो। खैर बाहर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हिजरत का इतना अहम नैरेटिव है नहीं, ठीक कि है। इससे बहुत गालियाँ तो पड़ी। फिर ये अब सुर्ख अदब की तरफ आ गए थे हम। हिजरत क्रॉस कर गए हम हुँ। और हम आ गए हैं तकरीबन तो 65, हम क्रॉस कर गए हैं। 65 की जंग हो गई है हमारे तकरीबन। 65 की जंग में तो हमें इतना वो नहीं था, लेकिन समझे आप 71 भी क्रॉस कर लिया हमने और 90,000 फौजी उस इसमें तरफ। ये भी एक आपका जो पूरा एक तहरीक थी शायरी की, हुँ। जो फॉल ऑफ बंगाल पे तहरीक थी, उस पे शायर आए, शायरी करके चले गए, उनका भी नामो-निशान नहीं है। नहीं है, परवीन शाकिर अभी ज़िंदा। परवीन शाकिर का कौन-सा शेर ज़िंदा है अभी? कू बकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी हाँ, पज़ीराई की। तो वो असल और परवीन तीसरा भी शाकिर तो। नहीं, मेहदी हसन खान साहब ज़िंदा है। अच्छा, और वो दूसरा भी तो है ना, नसीर तुराबी, वो हमसफ़र था मगर वो उस हमसफ़र नवाई था में था। मगर उससे हमनवाई न थी। ये भी है। और वो तीसरा भी है फैज़ साहब का, मुझसे पहली सी मोहब्बत मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ने महबूब ने माँगी। माँगी। सही है। अनगिनत सदियों के तारीक बेईमान तलस्सुम, रेशम व अतलस व कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा व बाज़ारों में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, हुँ। लौट आती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी गम है जहाँ में मोहब्बत के सिवा, ज़माने में। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसंत की राहत के सिवा। तो ये सारे आजकल प्रिज़र्व्ड ये है। प्रिज़र्व्ड नहीं है, वो आर्ट प्रिज़र्व्ड है, वो हाँ। गाना प्रिज़र्व्ड है। समझ रहे हो? वो थीम ख़त्म हो चुका है, उससे कोई किसी को लेना-देना नहीं। चूँकि वो एक सच्चा आर्ट गाने का था, वो गाने की सूरत में ही है। अब जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने, जैसे मेहदी हसन खान साहब ने, मैडम ने, उनको आवाज़ दी है। आवाज़ दी है। और वो आवाज़ का जादू है जिसने उसको ज़िंदा रखा है, वरना कंटेंट से अब ये मुझसे पहली सी मोहब्बत नौजवान से पूछें जिसको याद है, गुनगुना भी रहा है, अपनी महबूबा को शायद डेडिकेट भी कर रहा है। लेकिन क्या वो उसके कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ़ भी है? मेरे बहुत ख्याल से कम। नहीं। तो इसका मतलब है वो मर चुका है। या अब आप उसको ज़बरदस्ती तहरीक में ज़िंदा रखेंगे, ये रखेंगे, वो नहीं, रखेंगे। बड़ी जो बेहतरीन इर्रेलेवेंट होने वाली इशारा चीज़ आपने होती है, करा। वो हो जाती हाँ, बड़ा बेहतरीन तरफ आपने इसको सिमत की तरफ इशारा किया है कि महबूब आज ये गा रहा है, है। हुँ। लेकिन उसको उसकी हकीकत का नहीं पता। ये ख़ास तौर पे ये जो मिसरा अभी मैंने पूरा आपके सामने रखा है, इसकी हकीकत का उसको अंदाज़ा नहीं है हुँ। कि रेशम अतलस व कमख़ाब में बनवाए हुए, यानी वो तारीख़ जिसको तुम इतना ग्लोरीफ़ाई कर रहे हो, वो जा बजा बिकते हुए कूचा हो बाज़ारों में जिस्म ख़ाक में लिथड़े हुए खून में, ये तारीख़ थी असल। हुँ। तो बड़ी अफ़सोसनाक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। और तो हम इसी पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ थे, सुर्ख़ अदब। हुँ। ये अच्छा, सुर्ख़ अदब पाकिस्तान की ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया, पसंद आया लेकिन फिर क्योंकि वही उसकी आपकी अभी बात है कि दूसरी नस्ल चल रही है। उसकी अभी दूसरी नस्ल है या तीसरी नहीं, है? हाँ, दूसरी नस्ल है। मतलब दूसरी नस्ल समझदार हो गई है, तीसरी नस्ल भी होगी, वो अभी बच्चे हैं या उनका कोई लेना-देना है। जब वो नस्ल आ जाएगी तीसरी, तो उसकी ग्लोरी में कमी हो जाएगी। आखिरी या नस्ल की? नहीं, नस्ल तो तरक्की की राहों पर है, अगर आप मानते हैं कि इंसान तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और पाकिस्तान उसी रेस में है। ज़ाहिर है अगर आप इंसान हैं, तो आप भी चढ़ रहे होंगे सीढ़ियाँ आगे की तरफ।
लेकिन बहरहाल देखें, इंसान हमेशा भूल जाता है कि तारीख अपने आप को खुद भी प्रिजर्व कर देती है। जो अ, उसकी सच्चाइयों की झलक होती है ना, वो हमेशा रह जाती है और वो आपको पिन पॉइंट करके नजर आ जाएगी, देखें ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, वो नहीं मिटती। वो है आज। तो आपको नज़र आम आम नज़र को नज़र आएगी? आम नजर को नजर नहीं आएगी, आम नजर के मसाइल बदल चुके हैं ठीक है। आज की। जिनके जहनों में वो पर्सपेक्टिव है, पिछली नस्ल है, हमारी नस्ल है, हमसे पिछली वाली नस्ल है, दो नस्लें हैं, एक हमारी नस्ल और एक हमसे पिछली वाली पिछली नस्ल। उनके ज़हनों में जो पर्सपेक्टिव है वो ज़िंदा। उनको हमेशा उस तरह देखने पर मजबूर किए रखता है कि भाई इसको इस तरह देखो। हालाँकि अब जो क्राइसिस की फ़ॉर्म है वो कोई आज़ादी, पाबंदी, क़ैद-ओ-बंद ये मामला है ही नहीं किसी का। अब मसाइल बदल चुके हैं नई नस्ल के। अब वो एक तरह की इकोनॉमिक एज की तरफ आ गए। हुँ। अब उनके दूसरे मसाइल हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये मसला हमारी पिछली नस्ल का था नहीं। हमारी नस्ल में ये शुरू हुआ, अगली नस्ल में ये अपने महराज पे पहुँचेगा, फिर मसला बदल जाएगा। तो ये मसाइल नैरेटिव तब आते हैं जब मसाइल नए-नए आते हैं और हर ज़माने के अपने नैरेटिव, अपने मसाइल होते हैं और उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है उस ज़माने को देखने का। तो इनमें कौन-सी चीज़ें रह जाती हैं, वो जो आफ़ाकी होती हैं, हुँ। जिनके अंदर समझ लें एक तरह की एक यूनिवर्सैलिटी ऐसी होती है कि वो तमाम ज़मानों और मकानों से मावरा होती है। ठीक है। तो शायरी असल में उस एसेंस को कैप्चर कर रही होती है। तो उसमें तुक्के में बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं हम, लेकिन अल्टीमेटली जब एसेंस निकलता है किसी ज़माने का या कोई बड़ा शायर निकलता है, तो वो वही होता है जो उस आफ़ाक़ी सवालों के जवाबों में ज़िंदा रहता है। ज़िंदा रहता है। वंडरफुल। ठीक है? जैसे अब गालिब का ज़माना है, उस ज़माने में लोग बहुत सारे एंगल से सोच रहे होंगे, बहुत सी बातें कह रहे होंगे, लेकिन निकला गालिब ही इसलिए क्योंकि उसके पास वो आफ़ाक़ियत थी। उससे पहले मीर ही क्यों निकला? तो अब अल्टीमेटली जब शुआरा को देखते हो, सारे बड़े-बड़े शायरों की आपको एक जैसी लगती है क्योंकि वो आफ़ाक़ियत का रंग है ठीक है। और वही ज़िंदगी का। और वही ज़िंदगी का रंग है और वो वैसा ही रहेगा। वो उस रंग में जो कह रहा होगा, वो कहीं न कहीं ज़िंदा रहेगा उस रंग के साथ। वंडरफुल। क्योंकि ज़माना बदल। हर नैरेटिव को बदल देता है। ठीक है। हिजाज़ भाई, एकेडमिक्स के हवाले से डिस्कस कर लें। उर्दू शायरी का जो मवाद इस वक़्त आपके सिलेबस में है, मैं मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो लाज़िम है फिर आगे जो बंदा चूज़ करता है कोर्स, और उस पे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे उर्दू वो चूज़ करता है जिसको बेचारे को कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा होता। तो ये बताएँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट के हवाले से जो सिलेबस में है एकेडमिकली, हुँ। सहमत हैं? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, उस्ताद अच्छे नहीं है हमारे पास। मसला यही है कि वहाँ पर मजबूरी वाले उर्दू लेते हैं, फिर वो मजबूरी में ही उर्दू के उस्ताद बनते हैं और कानों को हाथ लगा-लगा कर शायरी पढ़ाते हैं। तो जब इतने नहीं, ये कानों में अपोलोजेटिक हाथ जो है वो अदब के तौर पे रख रहे नहीं, होते हैं या माज़रत के तौर पे? माज़रत अपोलोजेटिक होते हैं वो। यानी एक माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ होता है कि हम बहुत माज़रत ख़्वाह हैं कि हमें आपको ये घटिया बातें पढ़ानी पड़ रही हैं, लेकिन चूँकि पेपर में आएगी बेटा इसकी, तो आप कोई भी चीज़ इतने अपोलोजेटिक होके पढ़ाएँगे, इतने माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ में पढ़ाएँगे या जिसको मैं कहता हूँ कानों को हाथ लगा-लगा कर दे दें पढ़ाएँ, मुझे, दे दें। हुँ। तो उस चीज़ से कोई अच्छी तवक्को आपको नहीं रखनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत अच्छा निसाब है। चाय अ, पिएँ? पढ़ाने वाले अगर उसको ऐसे पढ़ाएँ जैसे वो हमारे हीरोज़ की बात कर रहे हैं। हुँ। दायरे निसाब में अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनको हीरो समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उनके किरदार कुशी करेंगे, बच्चों के ज़हनों में ये बनाएँगे कि ये बेवकूफ़ पता नहीं क्या-क्या कह गया, हमें मजबूरी में पढ़ना है पे वैसे ये वाक़ई में अलमिया है। मैं यही अलमिया है। आप देखें जो आपको पढ़ाने वाले लोग हैं, वो इसी तरह पढ़ाते हैं। हमने तो यही देखा है कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी। और आप तो बाकायदा खुद भी उस्ताद हैं, और एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में आप का कोऑर्डिनेटर रहते हैं, उनकी हाँ, एग्ज़ीक्यूशन एनईटी का में। वो तो एआई का प्रोजेक्ट है। ये इसका इससे अदब पढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो हम ओसीआर एक बना रहे हैं। बट एनसीए से तो है ना, नेशनल हाँ, कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एनसीए मैं पढ़ाता हूँ तो पॉलिटिक्स। उस्ताद तो आप अपने आप को तस्लीम करते हैं। तो हुँ। आप कानों को हाथ लगा के शायरी पढ़ा रहे हैं। तो आप तो अदब अदब के लिहाज़ से कानों को हाथ लगा रहे होंगे कि भाई इकबाल साहब का शेर है ये।
ना कि ये कि मैं माज़रत इकबाल साहब के शेर को ना समझ पाया हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये उर्दू लिखी हुई है, आप पढ़ लें हम्म, जो ले रहे हैं। देखें, मसला ये है कि आप जब किसी चीज़ को निसाब में रखते हैं तो उसके पढ़ाने वालों की तरबियत पर भी आपका एक नज़र होना चाहिए। सिर्फ उर्दू का मामला नहीं है ये, हुँ, तमाम मज़ामीन इस बेहुरमती का शिकार हैं कि उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनको उस मज़मून में कोई दिलचस्पी नहीं तो ये नहीं। इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा या शौक की बात है आप समझते हैं? हमारे यहाँ पढ़ना पढ़ाना कोई अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती अंदर दिल में। कहते हैं कि अच्छी चीज़ है डिग्री, और वो है मास्टर्स की। तो उससे पहले जो आप मैट्रिक करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि इंटर कर सकें, और इंटर इसलिए करेंगे ताकि दाखिला आपका यूनिवर्सिटी में हो जाए, जी। और यूनिवर्सिटी में इसलिए नंबर लेंगे ताकि आपको डिग्री मिल जाए। और डिग्री इक्विवेलेंट है पैसे की। जो अब ये नज़रिया बातिल हो भी चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी इतने पीछे हैं कि अब हम ये अब भी नहीं समझ पा नहीं रहे तो इंशाल्लाह ऐसा कि नज़रिया तालीमी हो जा रहा है। सरगर्मियों से पैसे का कोई ताल्लुक है। ये भी मॉडर्निटी की एक सोच है, कह रहे हैं ऐसी तालीम किसी काम की नहीं जिससे पैसा ना कमाया जा सके। तो तालीम 100-150 साल पहले तक ज़हन का टॉनिक होता था, वो पेट का है। तो उसको हम अपने इंसान होने को ऊपर ले जाने के बजाय ये कर रहे हैं कि हम इसलिए तालीम हासिल करें ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, वो कमर्शियलाइज़ हो सके तालीम। तो मैं 2019 में उर्दू कॉन्फ्रेंस में था, हुँ, जो हमारे यहाँ पे होती है, बड़ी रौनक होती है कराची में, आर्ट्स काउंसिल में अक्सर ये हो रही होती है। तो वहाँ पे आए हुए थे हिरोजी कोतोका। ये कौन है? ये ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में हुँ, उर्दू शोबे के उस्ताद हैं। तो वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लाए हुए थे। वो कुछ स्टूडेंट्स से जब सवाल करना चाहा तो उन्होंने सवाल करने से पहले कहा कि ये 3 बच्चे तो आए हुए हैं, गालिबन पहले या दूसरे सेमेस्टर के थे। बोला ये उर्दू सीखते हैं, हालाँकि जापानीज़ थे। तो बोला कि आपको मैं पहले बता दूँ कोई भी सवाल करने से ये इनसे उर्दू की डेप्थ के हवाले से ना पूछिएगा। इन्होंने ये शौक से नहीं लिया। इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला कहीं और, तो इन्होंने बेचारों ने उर्दू चूज़ की। तो हम भी अपने मुल्क में इसी तरह से उर्दू सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह से चूज़ हो रहा है। तो आप समझते हैं ये कोताही अ, स्टेट सवाल की। ये है कि ये वही नज़रिया है ना कि हम ये करें क्यों? जिसकी कोई कमर्शियल पहलू है, जिसके लिए जाया जा सके, या उर्दू में मास्टर्स करके, एमफ़िल करके, पीएचडी करके। रेख्ता देखा आपने? हुँ, एकेडमिकली और सिलेबस के तौर पे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है हमारे पड़ोसी मुल्क में। तो ये है तो सही ना, वो तो इसके लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं। क्या है उसका कमर्शियल? कमर्शियल एस्पेक्ट उसका, इतने बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस दुबई में होती हैं और बड़ी कॉन्फ्रेंस से जश्न आपको रख्ता क्या रख लगता है कि वो आम आदमी के इकोनॉमी में उस क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, सिवाय इसके कि वो अमीर लोगों के पैसे को सफ़ेद करती हैं? अच्छा, ये माशाल्लाह आपने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसमें मेरे उससे ख़्याल से कोई पैसे कमाने का आपको तरीका समझ में आता है? अगर आता है तो हम भी ये कॉन्फ्रेंस कितने पैसे कमाते हैं, वो हुँ, कैसे होता इस पे तो मैं बात करूँगा। आज हमारे पास वक़्त कम है, है? हुँ, इजाज़ भाई, इस पे मैं आपसे वक़्त ज़्यादा लूँगा। मेरे ख़्याल से ये तकरीबन आपके साथ 3-4 बार हमारी नशिस्त रहेगी। तो एकेडमिकली आप समझते हैं ये कंटेंट बहुत अच्छा है, सही है। हुँ। बट जो निसाब अच्छा बना निसाब हुआ है, और पढ़ाने वाले माज़रत ख़ाहाना तौर पर ना पढ़ाएँ उसको, जैसे पढ़ाने का हक़ है उसी तरह पढ़ाएँ, और उनका कोई अपना ज़ौक-शौक हो इस हवाले से, मतलब उनको पता हो। अब मिसाल के तौर पर वो जो तशरीह लिखवा रहे हैं अपनी जेब से गालिब की, मीर की, क्या उनका ये मकाम है कि वो शरह कर सकेंगे गालिब की, वाह! मीर? अच्छा मैंने भी की है, आपने भी की होगी। कोर्स पास किया था मैंने। हाँ, लेकिन खैर हम बच्चे तो टीचर का छाप देते हैं ना, हुँ, जो टीचर ने बता दिया कि ये नोट्स हैं या ये फलां। बात ये है कि अदीबों में इस पर झगड़ा है कि भाई कौन शरह लिखेगा दीवान गालिब की। हुँ, हर आदमी के बस की बात नहीं, खुद शायरों अदीबों में। तो आप मैट्रिक के बच्चे से और उसके टीचर से ये तवक्को रखते तवक्को हैं रखते हैं। कि, तो ये गलत तवक्को है। उसको चाहिए कि वो उन माख़ज़ किताबों में जाए, जैसे हाली ने, जो गालिब का शागिर्द है, उसने एक पूरी किताब लिखी, उसमें शरह की उसने, वो यादगार गालिब से लें या हज़रत मोहानी ने गालिब की जो शरह लिखी उसमें से ले लें। अब मसला ये है कि उन बेचारों ने शेर की तशरीह एक पैराग्राफ लिखी है, इनको 3 सफ़े चाहिए, तो वो बाकी कहाँ से मिलाएँगे? तो मतलब हज़रत मोहानी ने अगर एक शेर की तशरीह एक पैराग्राफ लिखी है, तो आप चलें कि वो बच्चा है वो 3 सफ़े लिखे। बिल्कुल, तो वो हज़रत मोहानी से बड़ा आलिम हुआ ना गालिब। वाह! अगर हम उस पे जा रहे हैं उसकी वेट पे जा रहे हैं, हुँ। कितना बड़ा, तो वाक़ई में हमारा बच्चा तो हसन मुसाइनी से बड़ा उसका
डिफिनिशन एक्सपर्ट करने है। वाला बन गया, एक्सपर्ट बन गया। ठीक बात है, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सिलेबस में आपके भी नज़र से गुज़रता है, क्योंकि खुद आपका ये सिलेबस से ही रिलेटेड है, ये आपकी ब्रेड एंड बटर भी एक तौर पर है, अभी आपने पॉडकास्ट के शुरू में बताया। कुछ ऐसे शोरा आप समझते हैं कि इनकी कमी है? अ, अब देखें बात तो घूम फिर के वही आ जाएगी कि जितने भी शोरा डाल दें आप, अगर पढ़ाने वाले का शौक नहीं है तो फिर वो सब रेले में बह जाएगा। बिल लेकिन बहरहाल फिर भी इन द मोस्ट आइडियल केस हमारे पास बेहतरीन जो है ना उस्ताद। जो अच्छे शुअरा हैं वो पहले से ही निज़ाम में शामिल हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि एक शायर को भी अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए तो इंसान में ये इस्तेदाद पैदा हो जाती है कि वो सारी शायरी पढ़ सकता है और समझ सकता है, और उसमें वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाता है। किसी एक की शायर की शायरी को भी अगर पढ़ा दिया जाए जैसे पढ़ाने का हक़ है, हक है। तो वो काफ़ी है। उसके लिए फिर मैं आपको मीर अलग से पढ़ाऊँ, गालिब को मैंने जैसे कहा कि वो पूरा रिवायत से जुड़ा हुआ एक सिलसिला है। उसमें आप अगर रिवायत को समझ लेते, तो आपको हर शायरी समझ आने लगेगी, हर शायरी की रेलेवेंस समझ में आने लगेगी, और क्या मकसद होता है शायरी। बिल्कुल। अच्छा मुझ ये एक सवाल है कि आपको मौका मिलता है, सही है, आप मोस्ट आइडियल टीचर बन जाएँ, सही है, तो क्या जो है ना टिप्स देना चाहेंगे उन असातिज़ा को जो आज उर्दू पढ़ा रहे हैं? क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि शौक बच्चे में भी पैदा हो, बेचारा वो आ गया, अब उसको कहीं और एडमिशन नहीं मिला, वो आ गया। कुछ आप समझते हैं कि यार ये अंदाज़ होना चाहिए एटलीस्ट शुरू करने के लिए? देखिए, अब ये आप जामिया की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हाँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ की जिनके बात। पास चॉइस है या नहीं जी, हुई बहरहाल किसी तरह वो उर्दू पढ़ने के लिए आ गए, और उर्दू में ज़ाहिर है कि शायरी भी वो पढ़ेंगे, नस्र भी पढ़ेंगे, अदब पढ़ेंगे अदब ख़ुलासा। पढ़ेंगे। तो अब अदब पढ़ाने वाला जो उस्ताद हो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो बच्चों को ये बताए कि ये अदब का मुआशरे में है क्या किरदार, यानी कि अब वो जिस फ़ील्ड को पढ़ रहे हैं उसकी रेलेवेंस क्या है आज। बहुत बड़ा मसला ये है कि उसकी रेलेवेंस पता ही नहीं है, ना पढ़ाने वालों को और ना पढ़ने वालों को। हकीकत लिहाज़ा वो एक जैसे कार्य बेसूद की तरह किसी जिस ऐसे काम का जो कोई फ़ायदा नहीं है उस फ़ायदा तरह कर रहे होते हैं। तो सूद सूद वाला काम करना चाहिए? हाँ, नहीं कार्य बेसूद समझना नहीं चाहिए इसको, यानी आप जिस चीज़ पे 4-5 साल अभी लगाएँगे, तो ना लगाएँ अगर आप वाक़ई समझते हैं कि ये कार्य काम फ़िज़ूल है। बेसूद हाँ, या तो आप उसको उसकी इफ़ादियत को, उसकी सिग्निफ़िकेंस को समझें। हम नहीं कह रहे एक ही चीज़ सिग्निफ़िकेंट है और वो लिटरेचर है, सारी फ़ील्ड्स हैं, लेकिन इसकी भी कोई सिग्निफ़िकेंस जो है उसको आप समझ लें। और कोई अगर चीज़ दुनिया में फ़िज़ूल नहीं है, इस बात पे नज़रिए पे कायम है, आप ये समझते हैं कि सही है, कि हर चीज़ का कोई मकसद है। हाँ, हर चीज़ का मकसद तो होता है। तो इसका मकसद आप कह रहे हैं कि उर्दू जब ये है एज़ अ कोर्स तो इसका मकसद समझ लें। हुँ, ताकि उनको ये पता हो कि हम ये सब पढ़ लिख कर हमें क्या मिलेगा? मतलब अल्टीमेटली इससे हुँ। सिग्निफ़िकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया हिजाज़ भाई आपके इस जवाब का, और लाज़िम है मैं इसके बाद आगे गुफ्तगू करता कि एक बार बच्चे ने चलो ये भी कर लिया तो इसको ब्रेड एंड बटर किस तरीके से बनाया जाए, इसके क्या-क्या मौक़े हैं, नहीं क्या-क्या बना एवेन्यूज़ हैं, सकता। नहीं बना सकता। ये तो चलें, मैं असल में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि दूसरा सवाल करें, फिर हमारा फिर 1 घंटा इसमें जाएगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दोबारा जो है ना ज़रा वक़्त निकाल के आइएगा, ताकि हम इसके कमर्शियल एस्पेक्ट को भी करें, और आज जो जनरेशन शोरा की है हुँ, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें। ठीक। बहरहाल एक बहुत ही संजीदा मामला जिसके हवाले से हम पॉडकास्ट में हर गेस्ट से सवाल करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए। मसला है फ़लस्तीन। काबिज़ सेहूनी रियासत, रियासत तो हम नहीं कहेंगे, काबिज़ सेहूनियों ने फ़लस्तीनियों के हक़ को जो है ना गज़ब करने की एक साज़िश रची, और उसमें वो बहुत आगे तक निकल गए। तो क्या नज़रिया है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, बताएँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वो रियासत जो वहाँ पर एक काबिज़ है, वो उसी तरह की एक यहाँ पर भी है, उसके लिए भी हम मातम कर लें पहले, कि एक हिंदुओं की ज़मीन थी, उस पर मुसलमान आके घुस के बैठ गए। बाद में उनसे कहा कि नहीं तुम एक तरफ हो जाओ, हम अपनी एक तरफ अलग कर लेंगे, वग़ैरह, वग़ैरह। तो ये कोई भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई नज़रिया होता है, आम तौर पे मज़हबी नज़रिया होता है, जैसे उनके पास भी है, जैसे आपके पास भी यहाँ पर था, और आपको लगता है कि हम खुदाई फ़ौजदार हैं, और ज़ाहिर है अब जिसके पास खुदा का अलम हो उसके आगे हर अलम नीचे होता है, वो जो चाहे जिसके साथ करे। अच्छा, जहाँ तक खुद फ़लस्तीनियों की बात है,
ये इश्क ही की एक मिसाल है, यानी कि ये किसी को समझ नहीं आता जब उनके पास ये चॉइसेस हों कि वो ज़मीन के लिए जान ना दें। हाँ, देखें आप, मैंने अब जो कहा ना इश्क क्या होता है, वो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी जान हथेली पर रख लें। तो अगर आप ये कहें कि भाई फ़र्ज़ करें ज़मीन के टुकड़े पर लड़ाई है और है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप जब पत्थर से मोहब्बत किसी भी चीज़ से इश्क कर सकते हैं ना, इससे कोई सरोकार नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, महबूब इतनी सेंट्रैलिटी है ही नहीं उसकी, आशिक की है कि आशिक कौन है और वो कितना चाहता है किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो अगर आप ज़मीन को चाहते हैं, इसकी एक मिसाल जैसे पैसा है, पैसा की चाहत बहुत लोगों को है, तो क्या वो अपने आप को आशिक कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब किसी के सर पे बंदूक रखी जाती है तो वो पैसे पेश कर देते हैं। तो हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा पैसों का चाहने वाला हो जो गोली खा ले पैसा ना ले। और पैसा ना दे। तो अगर कोई इस तरह का है तो उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। मतलब महबूब आपका कितना भी घटिया हो, आप आशिक बड़े होने चाहिए। वाह! तो अगर आशिक आप हैं, पैसे के लिए भी हैं और इस तरह के हैं कि आप जान भी दे सकते हैं अपनी उसके लिए, तो हम आपकी उतनी ही इज़्ज़त करेंगे जितनी किसी और जैसे खुदा के आशिक की करेंगे, ठीक है? तो आशिक के मर्तबे हैं, महबूबों के कोई मर्तबे नहीं हैं। वाह! तो फ़लस्तीनी किस नौइयत फ़लस्तीनी के आशिक है? बहुत अच्छी नौइयत के आशिक हैं। फ़लस्तीनियों के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो सच्चे आशिक हैं, क्योंकि वो अपने महबूब के लिए, और ये फ़र्ज़ कर लें कि महबूब उनका लैंड है, ज़मीन है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं और दे रहे हैं। हालाँकि रैशनल माइंड का उनसे तकाज़ा ये है कि भाई जिस चीज़ पर भी सौदा होता है करके जान तो बचाओ अपनी, रैशनल माइंड ये कहता है। ठीक है? मतलब आपको अगर हिजरत करने का मौका मिल रहा है, भाग जाओ वहाँ से, या जो भी शराइत और ज़वाबित हैं जिसके आगे जान बच सकती है। तो जान से कीमती कुछ नहीं है सिवाय महबूब के। महबूब के और इश्क जो है वो उसका अब मेराज यहाँ पे आ गई कि वो जान से गुज़रने को भी गुज़रने तैयार है को इस पे। तैयार हैं, अगर हैं तैयार तो अब पूरी तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो आशिक की, हाँ, 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 और हाँ। इसलिए वो तारीख़ के उशाक में शामिल हैं फ़लस्तीनी। और आज बहुत बड़े मजनू हैं बेसिकली हाँ, आपने मजनू, मजनू हैं। और जिस तरह मजनू की लेजेसी है उसी तरह फ़लस्तीनियों की भी लेजेसी होगी, वंडरफुल। और इस पे कोई सवाल नहीं करेगा किस चीज़ के लिए। वाह, वाह, वाह! जैसे मजनू से कहा ना कि लैला काली थी तो तुमने उसके लिए क्या-क्या कर दिया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो ये सवाल अहमियत ही नहीं रखता आशिक के आगे। तो उनसे भी कल को कोई नहीं पूछेगा कि इतना सब क्यों किया? ये देखेंगे कि किस जज़्बे से किया, हाँ, 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 हाँ। इश्क की किस मंज़िल पर जाके। माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हाँ, कोई एक शेर आप समझते हैं कि आज फ़लस्तीन के हवाले से कोई ऐसा समझते हैं कि यार ये शेर मैं समझता हूँ कि आज एक कर्ज़ है दे दूँ? कोई शेर, शायरी चूँकि आप खुद एक शायर हैं, मैं समझना चाहूँगा कि अगर एक शेर हो जाए। मैं एक शेर तो नहीं 2-3 शेर सुनाऊँगा, उस जैसे मिल मिलाकर अगर ये बिल्कुल। तासुर पैदा हो गया। तो मेरी एक गज़ल है साल डेढ़ साल पुरानी। हमारा दिल जो सूए कुए यार चल निकला, ठीक है। हमारा दिल जो सूए कुए यार चल निकला, फिर उसका कोई मदावा हुआ न हल निकला, और अदम से लेके अदम तक हयात का वक़्फ़ा, हम एक उम्र समझते थे, एक पल निकला। हाँ, हाँ, हाँ। अदम से लेके अदम तक हयात का वक़्फ़ा, हम एक उम्र समझते थे, एक पल निकला। और हमारे कल के हक़ाइक़ तक आज झूठे हैं, हमारे कल के हक़ाइक़ तक आज झूठे हैं, हम आज कहते थे जिसको गुज़श्ता कल निकला। ओहो! और छुपा है आतिश उल्फत में हल्ले उक़्दे ज़ीस्त, छुपा है आतिश उल्फत में हल्ले उक़्दे ज़ीस्त, रसन जली तो कहीं जाके उसका बल बल निकला। निकला। तो ये समझ लीजिए कि ये फ़लस्तीन के लिए है एक तरह से शेर, कि जो इश्क की आग है, वो ज़िंदगी की गुत्थियों को सुलझाने पर कादिर है सिर्फ़। वो जब जल जाती है गुत्थी तो फिर बल भी निकल बल जाता है, भी तो निकल जाता है। उसके लिए जलना लेकिन पड़ता है। वाह, 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 वाह! तो अब वो उस बल निकालने के प्रोसेस। वंडरफुल, वंडरफुल। तो नाज़रीन ये गुफ्तगू हमारी सैयद एजाज़ नक़वी शायर हैं और पब्लिकेशन और लिटरेचर, उर्दू शायरी और नसर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इनके साथ ही आपको जैसी भी ये पॉडकास्ट लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चूँकि जिस तरह से आखिरी गज़ल लिखा है कि यहाँ पे कैफ़ियत तारी हो गई है और बड़े से महज़ूज़ हो रहे हैं
और उम्मीद करता हूँ आप भी इससे महज़ूज़ होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान सिकंदर आरिफ बलोच को, दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।